नमस्कार, मैं हूँ ऋतुपर्ण दवे। आज मैं फिर अपने एक नए लेख के साथ आप सबके सामने मौजूद हूँ। इस बार मेरे लेख का विषय है प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से संबोधन। हालाँकि स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पर उनके इस संबोधन पर पूरे देश की निगाहें थीं, क्योंकि पिछले 2 कार्यकालों के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में ये पहली बार हुआ है जब वह अपने सहयोगियों के सहारे सत्ता में आए हैं, यानी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सारा देश टकटकी लगाए यह जानना चाहता था कि इस बार प्रधानमंत्री के तेवर कैसे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री अपने पुराने अंदाज में, उसी अंदाज में दिखे जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी बातें दो टूक रखी। एक तरह से देश को बहुत बड़ा संदेश भी दिया। इसी पर मैंने आज अपना लेख लिखा है, जो देश के अति प्रतिष्ठित हिंद समाचार लिमिटेड के लोकप्रिय हिंदी दैनिक पंजाब केसरी, उर्दू दैनिक हिंद समाचार, पंजाबी दैनिक जगबानी और दिल्ली एनसीआर से प्रकाशित हिंदी दैनिक नवोदय टाइम्स के सभी संस्करणों में प्रकाशित हुआ है। मैं आपको अपने लेख से सीधे रूबरू कराऊं, उसके पहले 8 सेकंड की मेरी ये मनुहार गुहार रिक्वेस्ट, और विश्वास है कि इसे आप जरूर पूरा करेंगे। तो आइए अब सीधे चलते हैं अपने उस लेख पर, हिंद समाचार लिमिटेड के सभी संस्करणों में प्रकाशित हुआ है। जश्न ए आज़ादी यानी देश के सबसे बड़े दिन पर सबसे बड़े मंच लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कुछ बहुत बड़ी बातें कही। इतना तो जतला दिया कि भले ही वो सहयोगियों के समर्थन से सरकार के मुखिया हैं, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं जितना समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने न केवल अपने विरोधियों पर करारा वार किया, बल्कि समर्थकों को बता दिया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। नरेंद्र मोदी ने कम्युनल सिविल कोड की जगह सेकुलर सिविल कोड की जरूरत बता एक बारगी सबको चौंकाया। उन्होंने सरकार के दोनों खास सहयोगियों को भी हैरान किया होगा, जो हमेशा धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर रहे। उनका कहना है कि जो कानून देश को धर्म के आधार पर बांटते हैं और ऊंच नीच का कारण बनते हैं, उनका आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। समय की मांग है कि अब सेकुलर सिविल कोड हो। अब इस पर नया कुछ क्या होगा, देखने लायक होगा। हालांकि अब तक भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बातें करती रही है। कुछ राज्यों ने तो आगे आकर समर्थन भी किया। सेकुलर सिविल कोड पर नई बहस तय है। इतना ही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात फिर दोहराई। हालांकि वर्ष 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। यह सिलसिला 1957 में 5 अप्रैल को केरल में टूटा, जब देश के पहले गैर कांग्रेसी एलमकुलम मनक्कल शंकरन यानी ईएमएस नंबूदरी-पाद मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार को तत्कालीन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाकर न केवल हटा दिया, बल्कि वहां दोबारा 1960 में विधानसभा चुनाव हुए। तभी से अलग अलग कारणों से कई राज्यों की सरकारों को गिराने का सिलसिला भी शुरू हुआ और टूटता गया। वन नेशन वन इलेक्शन पर पहले भी कई तर्क वितर्क हो चुके हैं। ढेरों विविधताओं से भरे इस देश में कैसे एक साथ सारे चुनाव संभव होगा, देखने लायक होगा। इससे इलेक्शन के खर्चों में कमी जरूर आएगी और आचार संहिता के चलते विकास कार्यों में रोक भी नहीं लगेगी। सभी राज्यों की विधानसभा भंग कर एक साथ चुनाव कराने की बात कैसे बनेगी? फिलहाल यह एक मॉडल के रूप में जरूर लुभाता है, लेकिन व्यवहारिक कितना होगा, नहीं पता। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने न्यायिक सुधार की बातें भी बड़ी बेबाकी से रखी। वह भी तब जबकि उनके ठीक सामने मेहमानों की कतार में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बैठे थे। सबको याद है कि 2014 में बहुमत में आते ही मोदी सरकार द्वारा संसद से पारित नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट यानी एनजेएसी को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया और कहा कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम से होगी। 1993 में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर नई व्यवस्था देकर सर्वोच्च न्यायालय ने कलेक्टिव विजडम यानी कॉलेजियम प्रणाली बनाई थी।
एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में आए ऐतिहासिक फैसले से भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक नई दिशा मिली। इससे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका प्रमुख होती थी, जिसमें राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। कॉलेजियम सिस्टम में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सामूहिक रूप से हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और प्रमोशन का निर्णय लेते हैं। मोदी ने एक और बड़ी बात कही, जिसमें 1 लाख ऐसे नौजवानों को देश भर में जनप्रतिनिधि के रूप में आगे लाने की है, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं हो। अब पक्ष विपक्ष इसके क्या मायने निकालेगा, इसका इंतजार है। लेकिन जिस बेबाकी से बातें की, उसके परिणाम दूरगामी जरूर होंगे। सरकार के खास सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पुत्र नारा लोकेश खुद अपने पिता के मंत्रिमंडल में तीसरे क्रम पर शपथ लेने वाले मंत्री हैं। वहीं भाजपा और कई उसके समर्थक तमाम जनप्रतिनिधि पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। महिला अपराधों पर भी प्रधानमंत्री की जायज चिंता सामने आई। बलात्कार की घटनाओं का मीडिया में छाए रहना, लेकिन ऐसे अपराधियों को मिली सजा पर समाचार न बनने पर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए इसे भी उतना ही स्थान देने की वकालत की। महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ रहा है, लेकिन लगातार अत्याचार होना चिंताजनक है। 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से 100 मिनट के अब तक के सबसे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के दीमक पर पीड़ा झलकी। भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी जंग को दोहराना बड़ा इशारा है। राजनीतिक हलकों में इस भाषण पर चाहे जो भी किंतु परंतु निकले, लेकिन उन्होंने अपने 2047 के सपने जरूर जाहिर कर दिए, जिसमें आम लोगों के जीवन में सरकारी दखल कम हो। काश ऐसा हो पाता तो सारा कुछ वाकई आसान हो जाता और 2047 से पहले ही भारत विकसित हो जाता। कितना अच्छा होगा जब देश की राजनीति में राजनीति कम, लोक नीति ज्यादा दिखे, ताकि भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन जाए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लेख? विश्वास है कि जरूर आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे पसंद भी करेंगे। हाँ, एक अनुरोध कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों परिचितों तक शेयर जरूर करेंगे और मुझे सहयोग करेंगे। बहुत जल्द फिर किसी नए विषय पर आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।